हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको आईपीएस पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है आजकल सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में अच्छे खासे वेटेज के आते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो मिनिमम अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के रहते हैं। ठीक है, तो कमिंग आईपीएस पीओ 2026 एग्जाम का जो प्रीलिम्स है या एसबीआई पीओ एग्जाम का प्रीलिम्स है, तो इसमें जो है कितने अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रह सकते हैं भाई आपके। तो देखो दोनों एग्जाम में मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ मिनिमम 10 प्लस क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे। ठीक है, 10 प्लस क्वेश्चन रहने ही वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे क्या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में जो बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, इसको वो फास्ट सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, सॉल्व हो जाता है लेकिन ज्यादा टाइम लग जाता है। और आपको पता ही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमारी क्या होनी चाहिए भाई, स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ले लो तो उसमें हमको क्या क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। जितने भी आपके अरिथमेटिक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो सारे आज के सेशन में कवर होंगे, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। ठीक है, सारे के कॉन्सेप्ट आपके बोट एंड स्ट्रीम हो, टाइम वर्क हो, पार्टनरशिप हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, तो ट्रेन वाला हो, सारे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और बताऊंगा ऐसा अप्रोच जिससे कि एग्जाम हॉल में अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम देखते ही आप उसको फटाफट सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो मेरा होप है, मेरा उम्मीद है आज के सेशन देखने के बाद आप जो एग्जाम में 10 आउट ऑफ 10 अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को बना के आओगे, और सिर्फ बना के नहीं आओगे, 10 आउट ऑफ 10 आपका करेक्ट भी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमको क्या आज अप्रोच सीखना है कि फास्ट कैसे सॉल्व करें, और जो डिफरेंट आपने अरिथमेटिक टॉपिक है उसको जो है मतलब क्या सही अप्रोच होता है। हर अरिथमेटिक टॉपिक का अलग होता है कुछ कॉन्सेप्ट जिससे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस का आपका खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे आईपीएस पीओ प्रीलिम से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल होंगे, खूबसूरत होंगे, कुछ भी लेंथी नहीं होगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा, कम्प्लेक्स नहीं होगा, जो आजकल आप लोग बहुत सारे मॉक्स में या बहुत सारे वेबसाइट्स पे देख रहे हो। ठीक है, तो आज जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। और इस बार के एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन में भी इसी तरह के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द लैपटॉप इज रुपीज 24,000 विच इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना दिया गया है भाई लैपटॉप का, 24,000 है। तो गाइज देखो अब जो है कह रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस से वो 25% ज्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा, ये जो है 24,000, 24,000 लिख लोगे, इंटू क्या हो जाएगा 100/125, यही हो जाएगा ना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ 24,000 है, तो देखो 25 चौके 100, 25 पचे 125 हो गया, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4800, 4 अठे 32, 2 3, 4 चौके 16, 3 19, 192। और देखना जैसे मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप भी वैसे ही फास्ट कैलकुलेशन करना इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि भाई 19,200 रुपया है। अब क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर ऑफर टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड X% रेस्पेक्टिवली। तो देखो मार्क प्राइस पे जो है शॉपकीपर क्या करता है, दो डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दो डिस्काउंट दे रहा है, 10% और X%, मतलब लगातार दे रहा है वो डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, क्योंकि भाई डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही देते हैं, ऑफ द लैपटॉप, विच वाइल ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 1.25%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस प्रोसेस में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, 1.25% का हो रहा है। तो देखो प्रॉफिट इतना है और कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है, तो हमको क्या सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा ना। तो देखो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट आपका कितना है 1.25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इतना है। ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, मान लो जो सेलिंग प्राइस है वो वाई है। ठीक है, तो उसको वाई माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है 19,200 है। ठीक है, नीचे फिर 19,200 है, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अब देखो इसको जो है इसको एक और 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 पचे 125, ये 4 हो गया। अब देखो ये 20 80 हो गया। अब 80 दुना 160, 32 240 हो गया। देख रहे हो कितना खूबसूरत, मतलब इजी, कैलकुलेटिव ज्यादा नहीं होता है, रियल एग्जाम में आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो गाइज अब लिख सकते हो ना आप, 240 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वाई माइनस 19,200 लिख सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ से जो है आपका वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको ये 19,440 रुपया। तो ये मेरा क्या था भाई, सेलिंग प्राइस था ना, तो सेलिंग प्राइस पता चल गया। अब देखो डिस्काउंट परसेंटेज हमको निकालना है, तो डिस्काउंट आपका क्या होता है भाई, परसेंटेज डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, यही होता है ना।
क्योंकि जो डिस्काउंट है हमेशा आपको मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमको परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए भाई, तो मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस देखो ऊपर में था ना 24,000 रुपया है। लैपटॉप का मार्क प्राइस या लेबल प्राइस भी इसको बोलते हैं 24,000 है। और सेलिंग प्राइस कितना है 19,440, ये तो अभी निकाल चुके हैं हम लोग। और मार्क प्राइस 24,000 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा आपको 20,000 4,000 यानी 4,560 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा आपको, चलो ये 2 जीरो से इसको हटा दो, ये हो जाएगा आपको 240, तो एक जीरो चला गया। 24 का 24 बच गया कितना 21 216 यानी 9 से चला जाएगा। देख रहे हो कितना खूबसूरत इजी वे में कट जाता है। अब देखो आपका जो नेट डिस्काउंट है 19% आ गया, मतलब ये दोनों का जो नेट डिस्काउंट है 19% आ गया। अब देखो यहीं से खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग दो डिस्काउंट देते हैं, मान लो A% डिस्काउंट दे रहे हैं, B% डिस्काउंट दे रहे हैं सक्सेसिवली, तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाता है मेरा भाई, A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो तो बोले भाई क्या बोलेगा कि x का वैल्यू तो वैसे ही बता देगा, मतलब x का वैल्यू 10% आना चाहिए था, तभी ना सक्सेसिव जो नेट डिस्काउंट है 19% होगा। क्योंकि देखो अगर दोनों 10% रहा तो नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10/100, यही होता है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में, मैंने बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, रमेश इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन ए सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ R% पर एनम फॉर 8 ईयर्स, ठीक है। रमेश है कितना रुपया इन्वेस्ट करता है भाई X रुपया, ये क्या हो जाता है प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। इतना इन्वेस्ट करता है, कितने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको लिख लेते हैं R% पर एनम, उसका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई 8 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एंड आफ्टर 8 ईयर इट अमाउंट्स टू 2.2 टाइम इटसेल्फ, मतलब कितना अमाउंट हो जाता है भाई सिंपल इंटरेस्ट से जो है 8 साल के बाद ये 2.2 टाइम इटसेल्फ यानी 2.2x हो जाता है। तो देखो अमाउंट इतना हो जाता है और आपका प्रिंसिपल कितना था स्टार्ट में x हो जाता है, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जितना अमाउंट मतलब बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया है 1.2x, इतना ही इंटरेस्ट होगा ना, इतना आपका प्रिंसिपल है और इतना अमाउंट हो जाता है 8 साल के बाद। तो सिंपल इंटरेस्ट 1.2x आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 8 ईयर डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो खूबसूरत कैलकुलेशन क्या है, इतना मजा आएगा आपको। ये 4 दूना 8 4 तिया 12 हो गया। अब जो है ये 5 से हो गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 15% पर एनम, ठीक है। ये आ गया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राधिका इन्वेस्ट रुपीज एक्स प्लस 2400, तो एक्स का वैल्यू भी पता चल जाएगा ना, देखो। तो क्या कह रहा है गाइज, राधिका जो है एक्स प्लस 2400 रुपये को इन्वेस्ट कर रही है, इतना रुपया क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, इसको इन्वेस्ट कर रही है इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम, कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको इन्वेस्ट कर रही है। तो ये लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ R+5% पर एनम। तो आर का वैल्यू 15 है, तो 15 5 कितना हो गया 20% पर एनम पे वो इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है फॉर 2 ईयर, कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करिए 2 ईयर्स के लिए करिए। एंड आफ्टर 2 ईयर सी रिसीव्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 8,640। तो अमाउंट कितना वो रिसीव करती है भाई 2 साल के बाद 8,640। तो अमाउंट क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल एक्स प्लस 2400 इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितना है 20 है, 20/100 का पावर टाइम होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। देखो ये 8640 हो गया, ये हो गया एक्स प्लस 2400, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, देखो 5 हो गया, ये हो गया आपको 36/25 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 36 दूना 72, ठीक है। और 240 से कट गया, देख रहे हो कितना खूबसूरत। एग्जाम के क्वेश्चन इतने ही मतलब मजे में बन जाते हैं, ठीक है। ये 2400 हो गया और ये क्या हो गया आपको 25 गुना 240 हो गया, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको इसको आप क्या लिख सकते हो 240 कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 25 - 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 240 2400 को इधर कर दो, तो 240 गुना कितना हो गया 15 हो गया। तो अब कैलकुलेशन कितना सिंपल है, 15 जीरो 15 चौके 60 के शून्य हाथ में 6, 3600 हो गया, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3600 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600, ई विल बी द आंसर।
तो अब आते हैं एजेस पे क्वेश्चन आपका पूछा है। तो देखो एज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, खासकर बहुत सारे अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हर एग्जाम में आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को देखना अच्छे से कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उसके अप्रोच को आप सीखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ राम टू अनिल इज 4:5, ठीक है। तो मेरा पर्सन जो है उसको लिख लेते हैं, राम है अनिल है, ठीक है। तो उस दोनों के एज का रेशियो दिया गया है 4:5 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल टू मनु इज 3:4। अब मनु भी है एक, ठीक है। तो अनिल और मनु का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 3:4 है। तो भाई देखो अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देखो राम और अनिल का जो है एज का रेशियो क्या है, 4:5 है, ठीक है। और अनिल और मनु के एज का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो जिसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा उसको बहुत मजा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे और इसमें 5 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, अभी समझाता हूँ। देखो अभी क्या हो गया रेशियो, राम और अनिल के एज का 12/15 हो गया, ठीक है। और अनिल और मनु के एज का रेशियो क्या हो गया, तो गाइज ये कितना हो जाएगा, अनिल मनु का 15:20 हो जाएगा। तो जिसने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, देखो अब कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट का काम आएगा। राम, ये राम हो गया, अनिल हो गया, मनु हो गया, ठीक है। तीनों का एज जो है का रेशियो अब एक साथ में पता चल जाएगा। देखो राम का एज जब 12 है तो अनिल का कितना है, 15 है। अब जब अनिल का 15 है तो मनु का कितना है, 20 है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यही होता है, नीचे वाला जो है दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रेशियो आ जाता है, ठीक है। अब देखो हमको राम अनिल और मनु का एज का पता चल गया रेशियो, तो हम लोग इसको x ले लेते हैं, ये x है तो ये x है। अब कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इफ द एवरेज एज ऑफ राम अनिल एंड मनु टुगेदर इज 1 ईयर लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ टीनू। एक नया आ जाता है पर्सन टीनू, तो कोई बात नहीं है, टीनू का प्रेजेंट एज y मान लेते हैं। अब कह रहा है इस तीनों का जो एवरेज है वो टीनू के प्रेजेंट एज से 1 साल कम है, तो 12 5 17 10 27, 47x/3 यही एवरेज हो जाएगा ना, ये टीनू के एज से 1 साल कम है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गया। अब और आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है, टीनू इज 12 ईयर्स एल्डर देन द राम। अब टीनू जो है 12 साल बड़ा है राम से, तो टीनू क्या है, राम का एज तो 12x है, तो 12x से कितना बड़ा है भाई, ये कितना बड़ा है, 12 साल बड़ा है, तो इसको लिख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इजीली निकल जाएगा। तो y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 47x/3, ये कितना हो जाएगा, 12x प्लस 12 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 12x प्लस 11 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 47x मेरा कितना हो जाएगा, 36x प्लस 33 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरा 11x कितना हो जाएगा, 33 होगा। देख रहे हो कितना खूबसूरत है, रियल एग्जाम में आपको इसी तरह कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। इतना कैलकुलेटिव लेंथी नहीं रहता है जैसे आजकल आपके बहुत जगह से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो करते हो, या मॉक्स हो, या बहुत सारे चैनल जो है, लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है भाई। देखो कैलकुलेशन भी मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 12×3 = 36, 2×38 48 आ गया। मतलब जो है वाई तो टीनू का एज है ना, तो ये कितना हो गया, ये टीनू का एज 48 हो गया। और एक्स का वैल्यू 3 है तो इसका 36 हो गया, इसका 45 हो गया, इसका एज 60 हो गया, क्योंकि एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया भाई, 3 आ गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनु। तो मनु का प्रेजेंट एज कितना है, 60 ईयर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ए 60 ईयर विल बी द आंसर। तो अब आते हैं पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे पार्टनरशिप के क्वेश्चन में उलझ जाते हैं, लेकिन उलझने की कोई बात नहीं है, इसको भी मैं दिखाता हूँ कि बेस्ट अप्रोच क्या है पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो ABC स्टार्टेड द बिजनेस, 3 लोग हैं आपका ABC, वो क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। और कह रहा है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी इज 4:5। अब ए और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है भाई, 4:5 दिया गया है, ठीक है। एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 20% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। तो इन्वेस्टमेंट बी का कितना है भाई, 20% ज़्यादा, यानी 120%, यानी 6/5 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी और बी का क्या हो जाएगा रेशियो, ये हो जाएगा आपको 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमको ये पता है IA/IC और IC/IB भी पता है, ठीक है। तो अब फिर से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला आ जाएगा मेरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी आपका जो है ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ए का इन्वेस्टमेंट जब 4 है तो सी का 5 है। अब जब सी का 5 है तो बी का 6 है, तो देख रहे हो
फोर ये हो जाएगा रेशियो इन्वेस्टमेंट का ए बी सी का, यानी ए का अगर इन्वेस्टमेंट आप 4x ले लोगे तो बी का कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और सी का 5x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोच देखो मेरा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को यूज किया, ए और सी का रेशियो दिया गया था, बी सी का रेशियो दिया गया, तो हम लोग ए बी सी का रेशियो निकाल लिए। अब ए बी सी का रेशियो निकल गया है तो उसको एक्स के टर्म में ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, बाद में एक्स का निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा है आफ्टर 12 मंथ मतलब 12 महीने के बाद बी विड्रॉ 33 1/3% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 33 1/3% कितना हो जाता है 100/3%, यानी 100/3 इंटू 1/100 यानी 1/3। मतलब क्या कह रहा है भाई 12 महीने के बाद जो है बी 1/3 इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है, तो 1/3 यानी कितना 2x निकाल लेता है। ठीक है, तो यानी 12 महीने तक ये इतना करता है, उसके बाद क्या करता है इसका इन्वेस्टमेंट 4x रह जाता है। ठीक है, और एट देखो 30 मंथ के लिए तो मतलब नेक्स्ट 18 मंथ के लिए ये इतना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या दिया गया है एट द एंड ऑफ 30 मंथ, और क्या देखिए और है आफ्टर 1 ईयर मोर, 1 साल और बाद मतलब 2 साल के बाद जो है सी एडेड 60% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो सी का इन्वेस्टमेंट 5x है और 60% ऐड कर रहा है यानी 3/5 हो गया, यानी वो जो है 3x ऐड कर रहा है 2 साल के बाद। 2 साल तक ये इतना इन्वेस्ट करता है 24 महीने तक, और जो लास्ट के फिर 6 महीने में ये कितना इन्वेस्ट कर रहा है 3x और एक्स्ट्रा। ठीक है, 8x कर रहा है बचे हुए 6 महीने में। ठीक है, और जो ये आपका ए है 30 महीने में 4x ही कर रहा है, ये अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमको पता चल गया है ए बी सी का जो है, अब लोग इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं टोटल कितना है इसका 120x है। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4x इन्वेस्टमेंट किया है 30 महीने के लिए किया है, और बी का देखोगे तो 6x इन्वेस्टमेंट किया है 12 मंथ के लिए और 4x इन्वेस्टमेंट किया नेक्स्ट 18 महीने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 72 72 144x हो जाएगा। ठीक है, और सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 5x पहले 2 साल के लिए यानी 24 महीने के लिए, और नेक्स्ट लास्ट के 6 मंथ में मतलब 8x किया है, तो इसको लिख लेते हैं 48 और ये 120, तो कितना हो जाएगा आपको 6×8 = 48 और 120 यानी 168 हो जाएगा। ठीक है, तो 168x हो गया। तो अब जो है हमारा ये रेशियो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 से कर दो डिवाइड 20x, ये हो गया आपका 6 दूना 12 24x हो गया, और ये कितना हो गया 6 दूना 12 6×8 = 48 इतना हो गया। ठीक है, यानी जो है प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा इसी रेशियो में हो जाएगा ना, प्रॉफिट का रेशियो भी तो यही हो जाएगा 20:24:28, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है जितना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है उसी के रेशियो में होता है ना, ये तो मैं आपको पार्टनरशिप में ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 7200 रुपया, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। अब देखो टोटल प्रॉफिट जो था बिजनेस में कितना हुआ था भाई 7200 रुपये का। ठीक है, तो हमको चाहिए भाई ए का शेयर चाहिए क्या होगा, तो कितना सिंपल बन गया। अब ए का शेयर कितना हो जाएगा 20 बटा टोटल ये कितना हो जाएगा 44 8 52 20 72, देखो नीचे 72 आ गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा खूबसूरत होते हैं। अब ये देखो कितना मजे में घट गया 100, यानी ए का प्रॉफिट कितना है भाई 2000 रुपया है। तो देख रहे हो कैलकुलेशन हमेशा जो एग्जाम में इतना सिंपल ही रहता है, सिंपल कैलकुलेशन रहता है। इस मोस्टली अबाउट कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपके मतलब सही पकड़ लिया तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब ए का प्रॉफिट कितना हो गया 2000 हो गया, ए विल बी द आंसर। तो अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है इन ए जर्नी ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर टोटल जर्नी था। ठीक है, इतना का टोटल जर्नी था। ठीक है, ये 480 किलोमीटर ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये जर्नी था 480 किलोमीटर। एक कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक कार है वो 90 किलोमीटर चल रहा है किस स्पीड से भाई, ये चल रहा है आपको, चलो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लेते हैं। तो कार चल रहा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 90 किलोमीटर। नेक्स्ट 240 किलोमीटर ये कितने नेक्स्ट 240 किलोमीटर किस स्पीड से चल रहा है भाई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 80 किलोमीटर पर आवर से ये नेक्स्ट 240 किलोमीटर चल रहा है। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग कितना हो गया 330 150 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो 150 किलोमीटर को ये किस स्पीड से जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतने से जा रहा है। तो कह रहा है इफ ए कार स्टार एट 5:30 AM, अब ये जो कार है सुबह के 5:30 AM पे स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड टुक हाल्ट ऑफ 30 मिनट्स, हाल्ट मतलब होता है कि 30 मिनट के लिए वो रुकता है। ठीक है, तो 30 मिनट के लिए वो क्या करता है हाल्ट लेता है, मतलब जैसे होता है ना कार चलाते चलाते थक जाता है तो इतना रुक जाता है वो। तो कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब टोटल 480 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा जितना टाइम वो हॉट लिया। ठीक है, तो गाइज देखो कितना ईजी क्वेश्चन है बताओ, इसमें जो है
पहला 90 किलोमीटर के लिए वो उसको कितना टाइम लगेगा भाई? एसी के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बटा वेलोसिटी यानी 1.5 आवर लगा, ठीक है। अब जो है इतना आवर्स लगा। अब जो है नेक्स्ट डिस्टेंस, इसको ई मान लो। सीई जो है 240 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा? तो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, उस समय उसका वेलोसिटी 80 था, तो 3 घंटे लगा, ठीक है। अब जो है बचा हुआ ईबी, मतलब बचा हुआ जो 150 किलोमीटर है उसको वो 75 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, तो कितना टाइम लेगा? 2 घंटे लेगा। तो टोटल इसको कितना टाइम लगा? टोटल जो टाइम लगा वो कितना है? 1.5 घंटे, 3 घंटे, 4.5 घंटे, 6.5 घंटे उसको लगा, ठीक है। लेकिन ये तो है भाई, इसको टाइम लगा, उसमें जो है ये हाफ एन आवर क्या करता है? हाल्ट भी लेता है, हाफ एन आवर क्या करता है? रुकता भी है। तो इसको टोटल टाइम कितना लग गया? जो टोटल टाइम उसको लगा डेस्टिनेशन पहुंचने में, कितना लग गया? 7 आवर्स लग गया। तो मतलब अगर वो कह रहा है सुबह के 5:30 बजे चला है, तो वो कब पहुंच जाएगा भाई डेस्टिनेशन? इसमें 7 घंटे ऐड कर दो, ठीक है। 7 आवर्स ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 12:30 बजे, मतलब 12:30 बजे दोपहर में वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। तो यही पूछ रहा है ना कि कब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तो 12:30 PM विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको तो आप आराम से बना लोगे फिल्म्स में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो फिल्म्स में जो आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका मेंस में भी आपको बहुत वेटेज रहता है। आपको डीआई कैसलेट भी आजकल टाइम एंड वर्क पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका क्वांटिटी कंपैरिजन जो होता है, डाटा सफिशिएंसी होता है, उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर टाइम एंड वर्क का मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वन शॉट में, और उस पर लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें कह रहा है बी इज 33 1/30% लेस एफिशिएंट देन ए। बी जो है मेरा 33 1/3% कितना हो जाता है? इसको तो डायरेक्ट बोल सकते हो 1/3 लेस है, यानी एफिशिएंसी बी का जो है वो कितना है? डायरेक्ट बोल सकते हो 2/3 है एफिशिएंसी ऑफ ए। तो इतना प्रैक्टिस करो कि ये सब जो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन है माइंड में ही कर लो, उसको पेन पेपर में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बी इज हाफ एफिशिएंट देन सी। एफिशिएंसी जो बी का है सी के कंपैरिजन में क्या है भाई? हाफ है जितना सी का एफिशिएंसी है, ठीक है। हाफ एफिशिएंट है, बी इज हाफ एफिशिएंट देन सी। तो अब देखो फिर से हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब कॉन्सेप्ट देखो हर कितना यूज हो रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है दूसरे क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना मेरा जो एफिशिएंसी ए बाई बी का है कितना हो जाएगा? ये जो ए बी का एफिशिएंसी है ये हो जाएगा आपको 3:2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो बी और सी का एफिशिएंसी है ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2:4 हो गया, ठीक है। अब देखो ए बी सी का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो हमको पता चल जाएगा भाई। एफिशिएंसी का रेशियो देखो, ए का एफिशिएंसी 3 है तो बी का 2 है, ठीक है। अब बी का 2 है तो सी का 4 है। तो देखो ये एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया हमको क्या है ए बी सी का। तो इसको मान लो 3A है, 2A है, 4A है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है 3A यूनिट्स पर डे काम कर रहा है, बी जो है 2A यूनिट्स पर टाइम काम कर रहा है, और सी जो है 4A यूनिट्स पर टाइम कर रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? बेसिकली रेट जिससे वर्क करता है कोई भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डे, ठीक है। ए और बी जो है काम को कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में खत्म कर लेता है। तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? देखो ए करता है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट्स पर डे काम कर रहा है, और बी का कितना है भाई? 2A है, और टोटल कितना टाइम ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। तो यही हो जाएगा ना टोटल वर्क, यानी 60A यूनिट्स टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड द वर्क आफ्टर एक्स डे सी ज्वाइन देम। मतलब ए और बी स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या करता है? ए और बी स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक्स दिन तक वो दोनों काम करता है, तो एक्स दिन में कितना काम कर लेगा भाई? देखो 3A + 2A 5A, ये इसका है इतना यूनिट इंटू एक्स, यही हो जाएगा ना, इतना काम कर लेगा। अब क्या कह रहा है? एंड द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 5 डे बाई सी। मतलब सी ज्वाइन करता है और बचे हुए काम को 5 दिन में कर रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा भाई? जब ए और बी ने एक्स दिन के लिए काम किया तो इतना काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क तो आपका 60A यूनिट है, उसमें से घटा दो 5AX, ठीक है। अब जो है सी ज्वाइन कर लेता है। अब क्या ज्वाइन कर लेता है भाई? सी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। बचे हुए वर्क को क्या है? ए बी सी तीनों मिलके करता है 5 दिन में। तो बचा हुआ काम कितना है आपका? 60A/5AX है, ठीक है। और तीनों काम कर रहा है भाई ए बी सी, यानी 3A + 2A + 4A कितना हो जाएगा? 9A हो जाएगा, ठीक है। ये 9A से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना दिन ले रहा है बोल रहा है क्वेश्चन में? 5 डेज ले रहा है।
तो हम लोग निकाल लेते हैं 60a माइनस 5x कितना हो जाएगा, आपको 45a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको 15a कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया है, यानी यहाँ 5 से 3 चला गया, इसीलिए मेरा x कितना आ गया, 3 आ गया। तो x ही पूछ रहा था ना क्या होगा, हमको क्या पूछ रहा था भाई कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 डेज हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो, अगर जिसका टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी वाला मैंने अच्छे से समझाया है, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क के, ठीक है। तो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को यूज किया तो क्वेश्चन सिंपली बन गया, जो भी था स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया जो हमको बोल रहा था। तो ये देख रहे हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहते तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इजीली बन जाते हैं। अब आते हैं मिक्सर एलिगेशन का एक खूबसूरत सवाल है। देखो, मिक्सर एलिगेशन प्रीलिम्स में आपको अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे ही पूछे जाते हैं, मेंस में भी इसका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है मॉडरेट लेवल का, और इसके अलावा इस पे कैसलेट और डीआई भी पूछे जाते हैं आजकल, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अच्छे से मैंने मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है वेसल ए कंटेन्स 75 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो गाइस क्या है, मेरा वेसल ए है, ठीक है। वेसल ए में क्या है, मेरा 75 लीटर मिक्सर है, 75 लीटर मिक्सर है टोटल मिल्क और वाटर का, इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। कह रहा है एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 32% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। मतलब वाटर जो है 32% है, तो मतलब मिल्क कितना होगा, 68% होगा, ठीक है। यानी ये 4 से चला गया 17:8 हो जाएगा। तो मतलब देखो, अब टोटल 75 लीटर है और ये 17:8 है, यानी 25 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 51 लीटर मिल्क है और 24 लीटर क्या है, वाटर है। तो देख रहे हो कितना सिंपल वे में करते हैं। अब कह रहा है वेसल बी कंटेन्स 90 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब मेरा वेसल बी भी है, ठीक है, ये है भैसल बी। तो इसमें कितना मिक्सर है भाई, इसमें 90 लीटर मिक्सर है मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, मिल्क है और वाटर है। अब कितना मिल्क वाटर है देखते हैं आगे। इसमें कह रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 175% मोर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब जो मिल्क का क्वांटिटी है 175% ज्यादा, यानी 275/100 हो जाएगा। तो मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 275, यानी देखो 25 55 20 11:9, ये हो जाएगा 4। मतलब जो है मिल्क एंड वाटर 11:4 के रेशियो में। तो ये 15 है, ये 90 लीटर है टोटल, यानी ये कितना हो जाएगा, 66 लीटर मिल्क है और 24 लीटर मेरा क्या है, वाटर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ वेसल ए एंड बी मिक्सचर आर मिक्स टुगेदर। अब वेसल ए एंड बी दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स कर देंगे तो देखो ये मेरा कितना हो जाएगा, मिल्क 51 लीटर और 66 लीटर हो जाएगा। मिक्सचर का जो है, ये मिक्सचर है ए और बी का। तो इसमें मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा, दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे, ए और बी में जितना मिल्क एंड वाटर है। तो 51 66 कितना हो जाएगा, 117 लीटर मिल्क हो जाएगा और 24 + 24 48 लीटर वाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ वेसल ए एंड बी मिक्सर आर मिक्स टुगेदर एंड देन एडेड x लीटर ऑफ वाटर। अब इसमें x लीटर ऑफ वाटर भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कहता है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सर बिकम्स 2:1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 2:1 हो जाता है फाइनल मिक्सर। तो ये कितना है, 117 लीटर आपका मिल्क है और वाटर कितना है, 48 + x है। तो देखो कितना सिंपल, x का वैल्यू निकालना है तो 96 + 2x कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। यानी 2x कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10.5 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो क्या आपको मुश्किल लगा, कितना सिंपल वे में बन रहा है। तो हमको x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10.5, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं आपका बोट एंड स्ट्रीम पे, खूबसूरत सा सवाल है। देखो इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 11:1। मतलब हमको वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया गया है 11:1 है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 11x है और ये है आपका x है, ठीक है। तो अब जो है मेरा डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, बोट और स्ट्रीम का स्पीड साथ में, यानी 12x हो जाएगा, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों का, यानी क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको। अब कहता है इफ द बोट कवर्स d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन t-0.8 आवर। तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, d किलोमीटर जो है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, t-0.8 आवर में कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, बोट सेम बोट कवर्स द सेम डिस्टेंस, मतलब d किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन t आवर। मतलब d डिस्टेंस अपस्ट्रीम में ये t आवर में करता है। तो ये क्या हो गया आपका अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, ठीक है। एंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर्स 495 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 15 आवर। अब बोट जो है, वेलोसिटी ऑफ बोट तो पता चल जाएगा ना, स्टिल वाटर में 495 किलोमीटर ट्रेवल करता है 15 घंटा में। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 15 × 45, 15 × 45, यानी ये 33 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 33 हो गया, तो आपको जो है ये 33 हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब ये कितना हो गया आपको,
36 हो गया, और अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया आपको? अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया आपको? अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया आपको? 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो अब इस दोनों इक्वेशन को यूज करो। देखो, पहला इक्वेशन क्या है मेरा? अगर इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में डी बाई टी माइनस 0.8 मेरा कितना है? वी डी। तो वी डी डाउन स्ट्रीम स्पीड तो 36 आ गया है, ठीक है। और मेरा जो है दूसरा इक्वेशन में क्या है? डी बाई टी जो है ये कितना है? वी यू। तो अपस्ट्रीम स्पीड 30 है, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या? डी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? टी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ से टी कितना आ जाएगा आपको? डी बाई 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो डी बाई 30 माइनस कितना हो जाएगा? 0.8 होगा इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से फटाफट डी का वैल्यू कैलकुलेट करो भाई। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 30 को ऊपर भेज दो, 30 डी, डी माइनस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और ये 36 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये देखो, ये हो गया 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, ठीक है। तो यानी मेरा 5D कितना हो जाएगा? 6D माइनस 6 × 4 = 24 के 4, हाथ में दो, 6 × 2 = 12, 2 144 हो गया। मतलब मेरा D कितना हो गया? 144 किलोमीटर हो गया। तो देख रहे हो कितना सिंपल, कैलकुलेशन भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर। बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं मेंसुरेशन का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एंड द वन ऑफ द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब एक रोम्बस भी है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज हिंदी में बोलते हैं, जिसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। और डायगोनल 90 डिग्री पे क्या होता है? इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो है वन ऑफ द डायगोनल्स क्या है भाई? इसका वन ऑफ द डायगोनल्स है वो, जितना इसका लेंथ मान लो एल है, ठीक है। तो जितना रेक्टेंगल का लेंथ है उससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। इसको लिख लिया। अब क्या कह रहा है? द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपको? लेंथ हो जाएगा 18 दूना 36, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमको पता है ना। अब देखो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर है, ये स्क्वायर का साइड मान लो पी है। रेक्टेंगल का जो इसका जो स्क्वायर का पेरीमीटर है यानी 4p, ये दिया गया है 80। तो मतलब साइड स्क्वायर का कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या हो गया? इस स्क्वायर का साइड सारा इक्वल होगा, ठीक है। इसको लिख लिया। कह रहा है अनदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 80% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जो दूसरा डायगोनल है इस रोम्बस का, देखो एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। दूसरा डायगोनल का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये कितना है? 80% है, यानी 4/5 है ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर तो 20 है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा दूसरा डायगोनल पता चल गया। और यहाँ से जो पहला डायगोनल है वो लेंथ प्लस 4 है, तो लेंथ मेरा 24 है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 से हो जाएगा, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा डायगोनल का लेंथ इतना हो गया। तो भाई अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो भाई जिसने मेरा मेंसुरेशन वाला वीडियो देखा होगा, कॉन्सेप्ट वाला, वो तो इस क्वेश्चन को मजे में बना लेगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई? मैंने कितने अच्छे से 2D 3D फिगर का एरिया बताया है, जो भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, 2D 3D फिगर जितने भी है, रोम्बस, ट्राइंगल, ठीक है। इसके अलावा आपको स्फेयर, हेमी स्फेयर, क्यूब, क्यूबायड, जितने भी कोन, सिलेंडर, सबका बताया है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, ये होता है। अब जिस बच्चों को ये पता ही नहीं होगा उसको कैसे क्वेश्चन बनेगा? इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमेशा अच्छे से देख लिया करो। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल, अब एक डायगनल का लेंथ है 28 और दूसरे डायगनल का लेंथ है 16 है। तो कितना हो जाएगा? ये दो अठे 8 से चला गया, तो कितना हो जाएगा? 88 चौसठ के 4, हाथ में 6, 8 दूना 16, 6 22, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। कितना इजीली बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं ट्रेन वाला क्वेश्चन है। देखो, इसमें कह रहा है ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड। एक ट्रेन ए है मेरा, एक पोल को क्रॉस करती है 18 सेकेंड में। तो क्या होगा? 18 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन ए डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड ऑल्सो क्रॉसेस ट्रेन बी। अब यही ट्रेन ए ट्रेन बी को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 2 मिनट। कितने टाइम में क्रॉस कर रही है? 120 सेकेंड में। 2 मिनट यानी 120 सेकेंड हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाता है? दोनों ट्रेन के लेंथ का सम हो जाता है, डिवाइडेड बाई, अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा?
एक का स्पीड, दोनों के स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और देखो आगे क्या कह रहा है, स्पीड स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन ए। मतलब जो है स्पीड ट्रेन बी का ज्यादा है ए से, इसीलिए वी वी माइनस वी ए लिया है, ठीक है। तो यानी ट्रेन बी का जो स्पीड है 25% ज्यादा, यानी 5/4 है ट्रेन ए के स्पीड, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज 240। अब जो ट्रेन बी का लेंथ हमको दिया गया है भाई, कितना दिया गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 240 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए जो है हमको निकालना है कि क्या होगा, ठीक है। तो गाइस कोई बात नहीं है, देखो इसमें हमको क्या है 120 सेकेंड है, लेंथ ऑफ द ट्रेन ए निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी हमको पता है, ठीक है, कितना है 240 है। अब देखो वेलोसिटी जो है यहाँ पे हम लोग इसको भी इक्वेशन 1 को भी यूज कर सकते हैं ना। यहाँ जो है आपका ये भी ए कितना दिया गया है, पहले तो पहले भी बी देखो 5/4 है ना, तो इसको लिख लेते हैं 5/4 भी ए माइनस भी ए लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, एल ए प्लस 240 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी ए बाई 4। अब देखो वी ए जो है इसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, वी ए को क्या लिख सकते हो आप, एल ए बाई 18 लिख सकते हो ना। तो हम लोग एल ए के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए निकालना है, ठीक है। तो इसको लिख दो एल ए प्लस 240 और भी ए बाई 4 कितना हो जाएगा, एल ए बाई 72 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एल ए प्लस 240 कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 120 इंटू एल ए बाई 72, यही हो जाएगा ना। तो देखो 12 दहाँ 120, 6 3 5, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 LA प्लस 720, ये कितना हो जाएगा, 5 LA हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो है मेरा 2 LA कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। देख रहे हो कितना इजीली बन गया। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ए क्या हो जाएगा मेरा, आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन ए जो है ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 मीटर है ट्रेन ए का जो है लंबाई है, ये आंसर हो गया। तो देखो कॉन्सेप्ट का खेल है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके ट्रेन का। तो ये क्वेश्चन कितना इजीली बन गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 360 मीटर, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम है। देखो इसमें कह रहा है बोट कवर्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो गाइज मेरा वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल जाएगा ना, 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करता है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 5/2 आवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 से चला गया, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड पता चल गया, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं। आगे कह रहा है एंड द सेम बोट कवर्स 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 3 आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल जाएगा, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है 3 घंटे में, यानी अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो गया आपको, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अब देखो कितना खूबसूरत और मजे वाला बात है, वेलोसिटी ऑफ बोट आपका क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 हो जाता है, ठीक है, यही होता है ना। ये देखो 60 प्लस 40/2 कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डिक्रीज बाई 20%, मतलब जो बोट का अब नया स्पीड है, चलो एन ले लो, इसको ये क्या हो जाता है 20% डिक्रीज हो जाता है, मतलब पहले वाला का 80% हो जाता है, 4/5 हो जाता है, पहले जितना था 50 किलोमीटर पर आवर था ना पहले, तो अब ये कितना हो जाता है आपको 40 किलोमीटर पर आवर अब बोट का स्पीड हो जाता है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तब 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में अब कितना टाइम लगेगा भाई। तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, नया वेलोसिटी ऑफ बोट 40 है, प्लस क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो तो सेम रहेगा 10 ही है ना, तो 50 ही रहेगा आपको, डाउन स्ट्रीम स्पीड इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा 200 किलोमीटर कवर करने में, द डाउन स्ट्रीम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कितने में कर लेगा, 4 घंटे में जो है 200 किलोमीटर ये कर लेगा डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज ये जो टाइम एंड वर्क का बहुत खूबसूरत और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो जिसका भी टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्लियर होगा इसको बना लेंगे आराम से, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो थोड़ा उलझ भी सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना, समझना क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। तो जो भी बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब उसका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है, एसपीआई पीओ आईपीएस पीओ या कोई और बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है। और क्वांट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका पार्टनरशिप पे। देखो इसमें कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड इन ए पार्टनरशिप विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड 2x माइनस 900। दो पार्टनर है, ए एंड बी है, बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, इनिशियल एक्स और 2x माइनस 900 बी कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 8 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और जो है ए मतलब टोटल 12 मंथ रहता है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज ₹19,000। टोटल प्रॉफिट कितना होता है भाई, ए और बी दोनों का टोटल प्रॉफिट 19,000 होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज ₹1,000 मोर देन ए। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ए का प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 9,000 हुआ होगा, और इसका 10,000 हुआ होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 19,000 है और बी का प्रॉफिट ए से 1,000 ज्यादा है, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट रेशियो ए एंड बी का कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। और प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट जो किया है 12 महीने के लिए, इसने एक्स रुपीज किया और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है भाई, ये 8 महीने के लिए 2x माइनस 900 किया है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू हमको निकल जाएगा यहाँ से, तो फटाफट निकाल लेते हैं। देखो ये जो है आपका, ये हो गया 4 दूना 8, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। ये 5 से चला गया, तो गाइस यहाँ से कितना हो गया आपको, 15x जो है ये कितना हो गया, 18x माइनस 8100 हो गया, ठीक है। तो यानी यहाँ से 3x कितना हो गया, 8100 हो गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 2700 आ गया, ठीक है। लेकिन आप देख लो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, यहाँ तो पूछ रहा है 2x का वैल्यू। तो ये ध्यान में रखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, x का वैल्यू 2700 निकाल लें तो ए टिक मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 2x पूछ रहा है, तो 2 × 2700 पूछ रहा है, क्या होगा, x का वैल्यू कितना है, 2700 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू 5400 होगा। तो हमेशा क्वेश्चन को एंड तक ध्यान से पढ़ना, कुछ भी एज्यूम मत करना, जो पूछ रहा है वही आंसर करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजेस पे बेस है। देखो इसमें कह रहा है सी इज 12 ईयर यंगर देन ए एंड 3 ईयर यंगर देन बी, ठीक है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:5 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 पर्सन आफ्टर 10 ईयर। तो तीन लोग है आपका, ए है, बी है, सी है। तो किसका रेशियो दिया गया है, ए और बी का एज का रेशियो 6:5 है, यानी ये 6x है तो ये 5x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, सी इज 12 ईयर यंगर देन ए, तो मान लेते हैं सी का एज वाई है, ठीक है। तो अब कह रहा है y जो है 12 ईयर यंगर देन ए है, तो 6x माइनस 12 है, ठीक है। और कह रहा है ये कितना, 3 ईयर यंगर देन बी, मतलब y ही जो है इसका एज b से ये 3 साल क्या है, 3 साल यंगर है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 6x माइनस 12 इजिकल टू 5x माइनस 3 होगा, क्योंकि y दोनों साइड सेम है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये आपको 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एज हो गया 54, इसका एज हो गया 45, और इसका एज कितना है आपको, 9×5 = 45, 3 = 42, ठीक है। इसका 42 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द 3 पर्सन आफ्टर 10 ईयर्स। तो तीनों का एज है, टोटल सम अभी कितना है, 54, 45, 99, 2, 101, 141 है। तो 10 साल बाद तीनों का 10, 10, 20, 30 साल हो गया। 30 साल के बाद तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का 10, 10 है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो 171 हो जाएगा, 171 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, सी विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिक्सर एलिगेशन है। इसमें कह रहा है वेसल कंटेन्स x प्लस 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड x लीटर ऑफ वाटर। एक वेसल है आपका, ठीक है, वेसल है, उसमें कितना मिल्क है भाई, उसमें मिल्क है x प्लस 80 लीटर, क्या है, मिल्क है, इतना मिल्क है, इसको लिख लेते हैं। और वाटर कितना है, x लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। अब कहता है इफ 60 लीटर ऑफ मिल्क, अब 60 लीटर मिल्क एंड x/2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। अब इस पे 60 लीटर मिल्क ऐड करेंगे तो ये x प्लस 140 हो जाएगा, और x/2 वाटर ऐड करेंगे तो ये 3x/2 हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा ना। तो अब कह रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 25% मोर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर कितना हो जाएगा भाई, 25% ज़्यादा, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 होगा। तो फटाफट इससे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है। तो गाइज देखो अब कितना, तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपको, 8x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 280 × 4, ये कितना हो जाएगा आपको, 15x होगा। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ से आपका 7x जो है ये कितना हो जाएगा, 280 × 4। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत है, आराम से कटेगा, 40 से कट गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपको, 160 आ गया, ठीक है। तो हमको पूछ क्या रहा है भाई, कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या था, x प्लस 80 प्लस x था, यानी टोटल कितना था, 2x प्लस 80, यही था ना। अब x का वैल्यू यहाँ से 160 निकला है, तो यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा ये 320 प्लस 80, यानी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड वाटर कितना था मिक्सचर में, आपको 400 लीटर था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज पे, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है जगन स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट। तो इसमें मान लेते हैं, देखो पहले ही क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सैलरी ऑफ जगन। तो जगन का सैलरी है, इसको मान लेते हैं 100x है, ठीक है, इसका मंथली सैलरी है। तो उसमें जो है 20% ये किस, तो उसमें जो है ये 20x किस पे कर रहा है भाई, रेंट पे कर रहा है। 20% यानी 20x हो गया, ठीक है। अब 32% फूड पे कर रहा है, यानी 32x फूड पे डाल रहा है, ठीक है, फूड लिख लेते हैं। अब जो है 15% एडुकेशन पे है, 15% एडुकेशन पे डाल रहा है। 18% ट्रांसपोर्ट पे डाल रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे डाल रहा है। तो अब जो है इसका रिमेनिंग कितना हो जाएगा, देखो ये 52 57 67 75 85x हो गया। मतलब रिमेनिंग कितना रह गया, बचा हुआ रिमेनिंग, यानी 100x था, अब 85x है, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 15x रह गया। तो अब क्या दिया गया क्वेश्चन में भाई, कि रिमेनिंग अमाउंट ही सेव्स इज ही 1575 रुपया वो बचत करता है। मतलब ये कितना दिया गया है आपको, 1575 दिया गया है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। यानी उसका मंथली सैलरी कितना था, 10,500 रुपया था, ठीक है। देख रहे हो कितना सिंपल वे में बन जाता है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें कह रहा है शॉपकीपर बॉट ए हैंडबैग एंड ए हेडसेट फॉर 800 और 400 रुपया। तो एक शॉपकीपर है, उसको क्या करता है, वो खरीदता है, ये क्या खरीदता है भाई, एक हेडसेट खरीदता है और हैंडबैग खरीदता है। तो हैंडबैग उसको कितना में पड़ता है, 800 रुपया में, ठीक है। और जो है आपको हेडसेट, तो हेडसेट की का कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ता है भाई, HS लिख देते हैं, उसको कितना पड़ता है, 400 रुपया में उसको पड़ता है, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। इफ ही सोल्ड द हैंडबैग एट ए प्रॉफिट ऑफ R%। अब जो हैंडबैग है इसको ये R% के प्रॉफिट पे बेचता है, और इसको जो हेडसेट है इसको ये कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेच रहा है, R+5% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो कह रहा है देन ही अर्न्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹200, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो इसमें जो ये ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना होता है भाई, ₹200। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो बहुत बच्चे क्या है ना, इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे, तो इसको मैं बोलता हूँ सिंपल हिट एंड ट्रायल यूज करके बनाओ। आर का ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे जिससे मेरा 200 ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए। तो गाइज अब देखो, अगर आर का वैल्यू मान लो 15% रखते हैं, ये 15 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब जो है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 800 का 15% कितना हो गया, 120 हो गया। और जो है आपका 400 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। यही प्रॉफिट है ना, 120 प्लस 80 कितना होगा, 200 होगा। मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 15% होगा। सी विल बी द आंसर। तो ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन को आपको मतलब पूरा कैलकुलेशन करने बैठ जाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कभी कभी क्या है ना, हम लोग हिट एंड ट्रायल यूज करके भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपका, हर चीज को मतलब पूरा लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करो, क्वेश्चन आपका फास्ट सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए था भाई, लेस देन 30 सेकेंड में जो है ये क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको नया आइडिया आएगा कि क्वेश्चन को फास्ट बनाने का क्या तरीका है। बहुत सारे आपको आइडियाज आएंगे किस तरीके से फास्ट बना सकते हो। कभी कभी हम लोग ऑप्शन से भी पता चल जाता है आंसर क्या होगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे तरीके हैं, तो मेक श्योर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका ट्रेन पे है, तो इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है। ये ट्रेन का है, होपफुली आपने जो ट्रेन का मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर वो देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन तो आपको फटाफट बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इसमें चैलेंज है, आप थोड़ा सा ध्यान से बनाना, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, ठीक है। तो इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसमें कह रहा है जया इन्वेस्टेड ₹P इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 8,470। मतलब अमाउंट उसको कितना मिल रहा है भाई, अमाउंट उसको मिल जाता है 8,470 रुपया मिलता है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, डिवाइड बाई 100, और टाइम कितने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट फी का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। देखो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 121/100 हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में कितना खूबसूरत क्वेश्चन होता है, देखो ये आराम से आपको 7 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी पी का वैल्यू कितना आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, एग्जाम में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। कैलकुलेशन देख रहे हो कितना इजीली हो जाता है। अब क्या कह रहा है, इफ सी इन्वेस्टेड ₹P माइनस 1500 इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% एनम फॉर 3 years, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाई जया। तो अब जो है P माइनस 1500, P 7,000 है, इसमें 1500 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5500 रुपया। 5500 रुपये को वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रही है,
किस रेट से? 20% पर एनम, कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है? प्रिंसिपल 5500 हो जाएगा, रेट 20 है, टाइम 3 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो चला गया तो कितना हो जाएगा? 60 × 55। तो कितना हो जाएगा? 3300 रुपया हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3300। ए विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन है। देखो इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14:11 एंड द एरिया ऑफ द सर्किल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एक क्या है भाई? रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो है लेंथ इज टू ब्रेथ 14:11 है। तो इसको 14x मान लोगे तो ये 11x हो जाएगा, ठीक है। और आपका एक सर्किल है, तो सर्किल का जो एरिया है वो कितना है? 1386 है। तो सर्किल का एरिया कितना होता है? 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो ये कितना दिया गया आपको? 1386। तो देखो 22 छक्के कितना हो जाएगा? 132 और फिर बच जाएगा आपका 6 यानी 63 हो गया। यानी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको? 7 × 7 × 3 × 3, यही हो जाएगा ना। तो देखो रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सर्किल का रेडियस पता चल गया हमको 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्किल का रेडियस पता चल गया। अब क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो लेंथ जो रेक्टेंगल का है डबल है रेडियस के, यानी ये 42 है। यानी एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ? 3 है। तो x का वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा इसका चौड़ाई। तो कह रहा है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का परिधि कितना होगा? पेरीमीटर 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। तो 42 33 कितना हो गया? 75 दूना 150 सेंटीमीटर जो है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगल का। ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका जो है पार्टनरशिप में, इसमें कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3। ए एंड बी बिजनेस में आते हैं साथ में और इन्वेस्टमेंट कितना? तो ये किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? 2:3 में। ये लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एक्स मंथ एंड वाई मंथ। मतलब कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है? ये एक्स मंथ के लिए, ये वाई मंथ के लिए, ठीक है। अब तो यानी इसका प्रॉफिट का रेशियो मतलब हमको पता चल जाएगा। अब कह रहा है इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 3500। टोटल प्रॉफिट कितना होता है? ए और बी को 3500 रुपये का होता है। एंड बी शेयर इज रुपीज 1500। उसमें जो बी का शेयर है कितना है? 1500 है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? बचा हुआ हो जाएगा, यानी 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा आपको? 20/15 हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई। तो एक्स इज टू वाई का रेशियो पूछ रहा है हमको, क्या होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? जितना टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करता है और जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करता है। तो 3 × y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x/y पूछ रहा है क्या होगा। तो ये देखो ये 2 से चला जाएगा, ये 3 से चला गया, तो x/y कितना हो गया? 2:1। इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ए विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क है। इसमें कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डे, ठीक है। तो ए एंड बी काम को कितने दिन में कर लेता है? मिलके 30 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। तो ए एंड बी का लिख लेते हैं, कितने दिन में कर ले रहा है? 30 डे में कर रहा है। कह रहा है बी अलोन कैन कंप्लीट 20% ऑफ द वर्क इन 16 डे। तो बी जो है अकेले 20% काम कितने कर लेता है भाई? 16 दिन में कर लेता है। मतलब बी जो है टोटल पूरे काम 100% को कितने दिन में कर लेगा? 5 गुना और मतलब लगेगा टाइम इसको, यानी कितना टाइम लगेगा भाई? 80 डेज लगेगा, ठीक है। इतने दिन में एज बी जो है अकेले काम को फिनिश कर लेता है, ठीक है। मतलब ये पता चल गया। तो अब हमको ए का पता चल जाएगा ना। बी का पता चल गया 80 दिन में करता है, दोनों मिलके 30 दिन में कर रहा है। तो ए का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए कितना टाइम लेगा भाई? तो देखो ए कितना टाइम लेगा आपको, दोनों मिलके कितना टाइम लेता है। मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताए रखा है कि दोनों मिलके कितना टाइम लेता है, वो 30 हो जाता है। और वो क्या होता है जो जितना, तो गाइज ये मैंने आपको बता रखा है ना। बी कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में कर रहा है। इंटू क्या हो जाएगा? जितना दिन में ए कर रहा है, एक्स दिन मान लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या हो जाता है? दोनों का सम, यानी x+80, यही हो जाता है ना। तो देखो ये हो गया आपको 3x+240 जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 8x हो जाएगा, ठीक है। यानी 5x 240, यानी x कितना हो गया? 48 हो गया। मतलब ए जो है 48 डेज में काम कर लेगा। मतलब ए जो है टोटल 100% काम को कितने दिन में कर लेता है भाई? 48 डेज में कर लेता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। लेकिन हमको पूछ रहा है ए 75% वर्क को अकेले कितने दिन में कर लेगा। मतलब 48 डेज और इसका कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, यानी 12, यानी 36 दिन में कर लेगा। ये होगा ना, 36 डेज हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रॉफिट एंड लॉस पे देखो, इसमें कह रहा है रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4:5। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमको दिया गया, कितना है भाई? 4:5 है, ठीक है। अब कह रहा है शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 15%। शॉपकीपर कितने का डिस्काउंट देता है भाई? 15% का दे रहा है, ठीक है। एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720। जो आपका मार्क प्राइस दिया गया है 720 है।
तो यानी हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा ना, ये कितने का रेशियो है, 5 का 5, 5 चौके 20, 144, तो 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौके 16 17 एक साथ 576 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द आर्टिकल। अब मार्क प्राइस आपका 720 है और उस पे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, मार्क प्राइस 720 इंटू 85% पे उसको सेल करेगा, यही हो जाएगा ना। तो देखो ये 17 हो गया, ये 20 हो गया, अब ये कितना हो गया, 20 या 60, 36 हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 17, फटाफट कर लो, 77 42 दो 4 सत्या 21, 252, 36 का 36, 2 5 6 11, 612, यानी 612 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है भाई, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो क्या होगा, 612 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 576 है, डिवाइडेड बाई 576 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करना, तो ये आपको आ जाएगा 6.25% आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यही पूछ रहा था ना, परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, तो ए 6.25% विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेन पे, देखो कह रहा है टू ट्रेन 160 मीटर एंड 140 मीटर लंबाई दिया गया इन लेंथ आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों रन करता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। ऑन पैरेलल ट्रैक्स, वन एट द रेट ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, अनदर एट 45 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड भी दिया गया है। तो कह रहा है इन हाउ मेनी सेकेंड विल दे बी क्लियर ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, मतलब कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा भाई, टाइम कितना लेगा, दोनों ट्रेन का जितना लेंथ है 140 प्लस 160, और नीचे क्या हो जाएगा, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 45 किलोमीटर पर आवर और 75, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या होगा, स्पीड का सम हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपको 120, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120 गुना 5/18, ये हो जाएगा ना, यानी 6, ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपको 2 9 18 60 से चला जाएगा, 3 3 9 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको नीचे यही रिलेटिव स्पीड ही चाहिए ना, 100/3 कर दो, तो कितना टाइम लगेगा, 300, 300 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, ऊपर 3 भेज दो, ये कितना हो जाएगा, 9 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 9 सेकेंड में जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। तो बी विल बी द आंसर। तो गाइज आपने देखा, ये था आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, और ये सारा जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया आईपीएस पीओ प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन जो है आप इस साल के भी आईपीएस पीओ 2026 एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जनरली जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, ठीक है, या आईपीएस पीओ का एग्जाम हो, तो इसके कितने क्वेश्चन रह सकते हैं भाई, इसके जो है मिनिमम 10+ क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको बना तो लेते हैं, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें से 4-5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन आज मैंने आपको बताया है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को सही तरीके से अटेम्प्ट करने का, ठीक है। ये अप्रोच आपको क्या बताता है कि स्पीड किस तरीके से आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, अलोंग विथ एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रहे। अब बहुत बच्चे फास्ट सॉल्व करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है, कोई धीरे से सॉल्व करते हैं, तो मेक श्योर स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बरकरार रहे। तो ये मैंने आपको अप्रोच बताया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसके 10+ क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका वेटेज है। और सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, ट्रेन, सारे टाइम स्पीड डिस्टेंस, सारे टॉपिक के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। तो जो मैंने अप्रोच बताया उसको यूज करना रियल एग्जाम में, आप इससे जो है आप 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और एक्यूरेसी भी आपकी 100% रहेगी। तो जो भी मतलब इवन अगर आप 8+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आउट ऑफ 10, तो वो भी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो देखने के बाद, जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में आपकी एग्जाम में स्पीड कम रहती थी, बहुत बच्चे उसको स्किप कर देते थे कि लंबा चौड़ा है, तो मेरे अप्रोच को देख के आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे। मॉक्स में ट्राई करना जो भी मैंने अप्रोच बताया है, और कोशिश करना कि उसको फास्ट सॉल्व करने की, इन द कम टाइम में सॉल्व करने की, ठीक है। तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं आपकी आइडिया भी सुनना चाहता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करते थे अभी तक अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को, और आने वाले टाइम में जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपका मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो एसबीआई पीओ मेंस हो या आईपीएस पीओ मेंस है, हाई लेवल वाले अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम की भी मैं सेशन लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका मेंस में पूछा जाता है उसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट टू हाई लेवल होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो भी बहुत मुश्किल होता है,
बट वही अप्रोच की बात होती है, किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करते हो। एंड मेक श्योर आपके जो कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक टॉपिक के वो 100% क्लियर हो। उसके बाद ही जो जैसे मैं फास्ट बना रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से फास्ट बना सकते हो, ठीक है। चलो गाइज, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने में इन द क्वांट सेक्शन, चाहे वो एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या आरआरबी पीओ हो या बैंक क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, क्योंकि सारे एग्जामिनेशन में आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के अच्छा वेटेज के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इसको हेल्प करेगी, क्वांट सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करो। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।